वहां मौजूद सभी लोगों ने अनजाने में त्योरियां चढ़ाईं और वे अपनी चॉपस्टिक्स खाने की तीलियों से और भी तेजी से खाने लगे। विक्रम सिंह की भौहें लगभग न के बराबर हल्की सी सिकुड़ गईं। समर, शौर्य, छोटा वीर और सुंदर माँ, उनके हाथों की गति एक दूसरे से तेज थी। खासकर सुंदर माँ अग्नि पहले ही उनके लिए 2 गिलास पानी और 3 प्लेटें बदल चुकी थी, लेकिन वह अभी भी सपाट पेट के साथ छरहरी दिख रही थी और ये बताना मुश्किल था कि सारा खाना कहाँ जा रहा था। विक्रम राठौर ने विक्रम सिंह पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। वह वही व्यंजन उठाता जो विक्रम सिंह उठाते, वह खाना उठाने में भी विक्रम सिंह की गति की नकल करता। विक्रम राठौर को लगा कि वह युवराज के नक्शे कदम पर चल रहा है और उनकी नकल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए युवराज निश्चित रूप से उसकी ईमानदारी और निष्ठा को देख पाएंगे। हालांकि विक्रम सिंह की भौहें और अधिक सिकुड़ गईं, जो स्पष्ट रूप से थोड़ी अप्रसन्नता, नाराजगी दिखा रही थीं। विक्रम सिंह द्वारा छोटे बर्तन से भाप में पके हुए मांस का एक टुकड़ा लेने के बाद अंदर केवल एक ही टुकड़ा बचा था। विक्रम सिंह ने अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि हालांकि जैसे ही उन्होंने वह टुकड़ा उठाया, विक्रम राठौर की चॉपस्टिक्स उनके ठीक पीछे आ गईं और चावल के आटे के साथ भाप में पके हुए मांस का आखिरी टुकड़ा भी उठा लिया। विक्रम सिंह का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। विक्रम राठौर इस बात से पूरी तरह अनजान था और मांस को अपने मुंह में ठूंसते हुए उसने तारीफ की, ये भाप में पका मांस काफ़ी अच्छा लगता है। ये ताज़ा है, सुगंधित है और होठों और दांतों पर एक स्थायी महक छोड़ देता है, जिससे यह एक अविस्मरणीय व्यंजन बन जाता है। विक्रम राठौर ने खुशी के मारे अपनी आंखें आधी बंद करते हुए इसकी तारीफ की। विक्रम सिंह की अथाह आंखें उनके कटोरे में बचे हुए आधे खाए हुए मांस के टुकड़े पर फिसल गईं और उन्होंने भावहीन होकर अपनी नज़र कुछ ही दूरी पर रखे खट्टे मीठे मांस की प्लेट की ओर घुमा ली। देवी मोहिनी और स्वाति ने एक दूसरे को देखा और उपहास में मुस्कुराईं। देवी मोहिनी ने अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाए, ये व्यंजन कितने साधारण और खुरदरे दिख रहे हैं, आप लोग इन्हें कैसे खा सकते हैं? आप लोग सच में नखरेबाज नहीं हैं। मैं बहुत नखरेबाज इंसान हूँ। विक्रम राठौर ने देवी मोहिनी को पुकारा, राजकुमारी मोहिनी, ये व्यंजन भले ही साधारण लगें, लेकिन इनका स्वाद काफ़ी खास है। आप इन्हें चखकर क्यों नहीं देखती? विक्रम राठौर ने बात करते हुए परोसने वाली चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया और अपने सामने रखे खट्टे मीठे मांस की प्लेट को खिसकाकर देवी मोहिनी के सामने कर दिया, जो इसे घृणा से देख रही थी। प्लेट में केवल 2 टुकड़े बचे थे और एक देवी मोहिनी को दे दिया गया। अपनी छोटी बहन के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए विक्रम राठौर ने परोसने वाली चॉपस्टिक्स का उपयोग करके खट्टे मीठे मांस का आखिरी टुकड़ा स्वाति के कटोरे में डाल दिया और उसे प्यार से आमंत्रित किया, छोटी बहन, इसे जल्दी चखो, ये खट्टा मीठा है और इसका एक अनूठा स्वाद है। विक्रम राठौर विक्रम सिंह के सामने खुद को एक देखभाल करने वाले बड़े भाई के रूप में चित्रित करने के प्रयास में विक्रम सिंह की चॉपस्टिक्स को नोटिस करने में पूरी तरह से विफल रहा, जो उस खट्टे मीठे मांस तक आधी पहुंच चुकी थीं। विक्रम सिंह का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि लगभग उससे स्याही टपक रही थी। लेकिन मोहिनी ने अपने ठीक सामने बैठे विक्रम सिंह के बारे में सोचा, वह इतना तैलीय और खट्टा खाना कैसे खा सकती थी? इसके अलावा इसके लाल भूरे रंग से उसके मुंह और दांतों पर आसानी से दाग लग जाएगा। इसलिए देवी मोहिनी ने विशेष घृणा के साथ कहा, मैं इसे खाने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। भाई राठौर, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। अगर देवी मोहिनी यह सोच सकती थी तो स्वाति कैसे नहीं सोच सकती थी? इसलिए उसने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और अपना सिर हिलाया, मैं इसे नहीं खाऊंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। विक्रम राठौर पूरी तरह से हताश था। अगर वे बाहरी लोगों के सामने नहीं होते तो वह निश्चित रूप से स्वाति के सिर पर वार करता और उसे फटकार लगाता। युवराज को प्रभावित करने का यह एक दुर्लभ अवसर था और वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी। कितनी मूर्खता है। विक्रम सिंह की नज़र देवी मोहिनी की प्लेट पर गई, लेकिन देवी मोहिनी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब विक्रम सिंह की नज़र स्वाति के चेहरे पर पड़ी, स्वाति को लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है और उसका चेहरा लाल हो गया है। उसने अनजाने में अपनी उंगलियों से नीचे गिरती बालों की लटों के साथ खेलना शुरू कर दिया। वह इतनी शर्मीली हो रही थी कि ऊपर नहीं देख पा रही थी। समर और अन्य लोगों ने भूखे भेड़ियों की तरह अपना खाना खा लिया। ये 9 मुख्य व्यंजन उनके लिए शायद ही पर्याप्त थे। जल्द ही केवल लाल सूप तरी की बचा था। क्या तुम सच में नहीं खाने वाली हो? समर ने देवी मोहिनी को घूरा। जैसे ही देवी मोहिनी ने सिर हिलाया, पलक झपकते ही उसकी प्लेट से खट्टे मीठे मांस का टुकड़ा समर के मुंह में जा चुका था। क्या तुम भी नहीं खाने वाली हो? समर ने स्वाति से दोबारा पूछा। स्वाति पूरी तरह से निशब्द थी। ये सिर्फ मांस का एक टुकड़ा था। युवा राजकुमार समर इसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? वह राठौर घराने का युवा राजकुमार था, एक ऐसा राजकुमार जो राजधानी में सीना तानकर चल सकता था, और अब वह इस तरह का व्यवहार कर रहा था। तुम सच में नहीं खाना चाहती? समर ने अधीरता से कहा। स्वाति को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा था और उसने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं।
हालांकि इससे पहले कि स्वाति विरोध का एक शब्द भी बोल पाती, शौर्य की चॉपस्टिक्स ने खट्टे मीठे मांस के उस टुकड़े को हवा में उड़ाते हुए अपने पास खींच लिया। शौर्य, मेरे भाई। समर सच में शौर्य से लड़ना चाहता था। शौर्य ने कंधे उचकाए और धीरे धीरे खाने लगा, जिससे समर इतना क्रोधित हो गया कि वह फिर से उस पर झपटना चाहता था। देवी मोहिनी अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है। ये सिर्फ एक खाना है। क्या आप सब इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? तुम नहीं समझोगी। समर ने उसे अधीरता से घूरा। देवी मोहिनी को सच में समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे समर उसे नीचा दिखा रहा हो। संतुष्ट और पेट भर चुके सभी लोगों को देखकर अग्नि ने मन ही मन उनसे आग्रह किया, चूंकि आप लोगों का पेट भर गया है तो जल्दी करें और यहाँ से जाएं। आप सब अपनी कुर्सियों पर क्यों पसरे हुए हैं और उठ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग यहाँ कितनी देर तक बैठने वाले हैं? वह अमर दिव्य फल को परिष्कृत करने के लिए दिव्य रस का इंतजार कर रही है। ये देखकर कि अग्नि लगातार सभी को घूर रही थी, समर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम क्या देख रही हो? अग्नि मन ही मन अपने अमर दिव्य फल की औषधि का नाम जप रही थी। तभी अपनी ही धुन में उसने अनजाने में कह दिया, देखते हैं कि आप लोग कब जाएंगे। ये कहने के बाद अग्नि अचानक होश में आए और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है और वह तुरंत डर गई। उसने अपनी सच्ची भावनाएं क्यों उगल दीं? हे भगवान, क्या ये खुलेआम किसी को बाहर निकालना नहीं है? क्या युवराज उसे मार डालेंगे? और बिल्कुल वैसा ही हुआ। समर एक पल के लिए सन्न रह गया और वहां मौजूद सभी लोग भी सन्न रह गए। अग्नि, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस स्थिति को कैसे संभाल सकती हूँ? वह अब एक बेकार इंसान है और वह इन राजकुमारों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। हालांकि अग्नि के घोर आश्चर्य के बीच समर ने वास्तव में एक ओह के साथ प्रतिक्रिया दी और उसके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। तस तस तस, छीछी छोटी अग्नि, तुम दोगली लड़की, तुम आखिरकार अब सच बोल ही रही हो, है ना? अग्नि, क्या अगर तुम हमारे बॉस विक्रम को जाते हुए नहीं देखना चाहती तो बस कह दो। तुम इतनी घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो? हम भला कैसे समझ सकते हैं? समर की मुस्कान बेहद अस्पष्ट थी और उसकी आंखों में गपशप मजे लेने की चमक थी। हुआ था, उसने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप सब अब यहाँ से चले जाएं। मुझे नवचक्र कायाकल्प औषधि तैयार करनी है। इसलिए उसके चेहरे पर भारी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। समर को लगा कि उसने अग्नि के दिल की बात पढ़ ली है और वह तुरंत आत्मसंतुष्ट होकर बोला, मुझे पता था तुम मेरे बॉस विक्रम को पसंद करती हो। तुम कितनी दोगली हो और अब आखिरकार तुम्हारे मुंह से सच निकल ही गया, है ना? अग्नि ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींची। समर ने अपना मुंह पोंछा, अपनी कुर्सी से उठा, अग्नि के पास गया और उसके कंधे थपथपाए। अरे, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? क्या हमारे बॉस विक्रम को पसंद करना सामान्य बात नहीं है? उन्हें पसंद न करना असामान्य होगा, है ना? इसके अलावा तुम दोनों की तो सगाई। अहम। विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठी को होठों के पास रखा और गला साफ किया। समर तुरंत समझ गया और विक्रम सिंह की ओर मुड़कर देखने लगा। बॉस विक्रम कितने चतुर हैं। उन्होंने अग्नि को सगाई के बारे में नहीं बताया है, इसलिए वे जब चाहें उससे शादी कर सकते हैं और किसी भी समय सगाई तोड़ भी सकते हैं। उनके पास पूरा नियंत्रण है। ये तो अद्भुत है। अग्नि सचमुच असहाय थी। उसने समर से विनती की, तो आप लोग आखिर कब जा रहे हैं? समर की नज़र खाली प्लेटों वाली मेज़ पर घूमी, ये सोचते हुए कि अगर वह भी चला गया तो पता नहीं उसे दोबारा यहाँ खाने का मौका कब मिलेगा। नहीं नहीं, उसे यहाँ रुकने का कोई तरीका सोचना ही होगा। समर ने अग्नि को तिरस्कारपूर्ण नज़रों से देखा, चूंकि तुम हमें जाने देने में इतनी आनाकानी कर रही हो तो हम। तभी बाहर से कदमों की साफ आवाज़ सुनाई दी। राठौर घराने का बूढ़ा दीवान लंबे डग भरते हुए अंदर आया। उसने अग्नि को देखा, फिर विक्रम राठौर को देखा और अंत में अग्नि के पास जाकर अपनी आवाज़ धीमी की और अग्नि के कान में कुछ फुसफुसाया। इससे पहले कि अग्नि कोई प्रतिक्रिया दे पाती, छोटा वीर चिल्लाया और उछल पड़ा, क्या नगर प्रमुख यहाँ आए हैं? क्या वह फिर से हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने की योजना बना रहे हैं? समर ने त्योरियां चढ़ाईं, क्या भैरव सिंह उत्तरी सीमांत शहर का नगर प्रमुख नहीं है? क्या बूढ़े भैरव का स्वभाव अच्छा नहीं माना जाता? वह तुम्हारे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी करेगा? छोटा वीर अवाक रह गया। आप छोटे राजकुमार हैं तो जाहिर है वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन वह हमारे साथ बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। वह तो यहाँ तक चाहता था कि उसका बेवकूफ़ बेटा मेरी दीदी से ज़बरदस्ती शादी कर ले। छोटे वीर, अग्नि ने धीरे से उसे टोका। क्या? ये सुनकर समर तुरंत नाराज हो गया। अगर छोटी अग्नि किसी और की बहू बन गई तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा? अगर उसे खाना खाना होगा तो क्या वह उत्तरी सीमांत शहर के नगर प्रमुख के घर दौड़ेगा? क्या भैरव सिंह का इतना रुतबा है? अग्नि ने मन ही मन आह भरी।
उसने मूल रूप से सोचा था कि भोजन के बाद वह खुशी खुशी नवचक्र कायाकल्प औषधि तैयार कर सकेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक के बाद एक चीजें होती गईं जो वास्तव में भारी पड़ रहा था। यदि वह कर पाती तो अग्नि कभी भी यह भोजन पकाने के लिए सहमत नहीं होती। अग्नि ने दीवान की ओर अपना हाथ हिलाया। नगर प्रमुख को बता दे कि अभी हवेली में विशिष्ट अतिथि हैं और उनसे मिलना असुविधाजनक है। उन्हें पहले वापस जाने के लिए कहें। इससे पहले कि अग्नि अपनी बात पूरी कर पाती, विक्रम राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं और रूखेपन से टोकते हुए कहा, अग्नि, क्या तुमने उन्हें इस तरह वापस भेजने से पहले मेरी राय भी ली? अग्नि ने विक्रम राठौर की ओर देखते हुए त्योरियां चढ़ाईं। विक्रम राठौर ने उपहास किया, उत्तरी सीमांत शहर के नगर प्रमुख को मैंने आमंत्रित किया था। ये केवल इसलिए था क्योंकि महामहिम युवराज और उनका दल यहाँ थे कि उन्होंने अपना सम्मान देने के लिए विशेष रूप से यहाँ की यात्रा की। तुम तो सामान्य दिनों में उनसे मिल भी नहीं सकती, फिर भी तुम्हारी उन्हें मना करने की हिम्मत कैसे हुई? अग्नि के कुछ बोलने से पहले ही विक्रम राठौर तेजी से बाहर चला गया, क्योंकि उसके लिए नगर प्रमुख उससे कहीं ऊंचे पद पर थे। छोटी अग्नि, समर ने अग्नि के सिर पर उंगली चुभोई। क्या है? अग्नि ने अपने माथे को सहलाया जहां उंगली चुभोए जाने से दर्द हो रहा था, और अपनी साफ और खूबसूरत आंखों से समर को घूरा। तस्क तस्क तस्क, समर ने अपने होंठ सिकुड़े, ये सच में तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। उस समय विक्रम राठौर बिना कोई सवाल किए तुम्हारी बात सुनता था। अब जब वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? अग्नि ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। वैसे आप लोग कब जा रहे हैं? समर ने आत्मसंतुष्टि के साथ कहा, हम रात के खाने के बाद जाने वाले थे, लेकिन अब जल्द ही एक अच्छा तमाशा होने वाला है, तो हम कैसे जा सकते हैं? हा हा हा। अग्नि ने अपना माथा सहलाया, फिर मुड़ी और उसकी नज़रें विक्रम सिंह की अथाह आंखों से मिलीं। उसकी पीठ अनजाने में ही तन गई। न जाने क्यों, अग्नि वैसे तो निडर थी, लेकिन जब विक्रम सिंह अपनी उन अथाह खूबसूरत आंखों से उसे घूरते थे तो उसका दिल अनैच्छिक रूप से सिकुड़ जाता था, घबराहट से। ये देखकर कि अग्नि ने अपना सिर घुमा लिया था और उसे नज़रअंदाज कर दिया था, समर इस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी उंगली से उसे फिर चुभोया। क्या? अग्नि घूमी और झुंझलाहट के साथ समर को देखा। क्या सच में भैरव सिंह तुम्हें चुराकर अपनी बहू बनाना चाहता है? समर ने उत्सुकता से पूछा। अग्नि ने एक गहरी सांस ली। तभी विक्रम राठौर मुस्कुराते हुए नगर प्रमुख भैरव को अंदर ले आया। नगर प्रमुख भैरव आकर्षक नैन नक्श वाला एक मुस्कुराता हुआ अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वह मिलनसार और हानिरहित सीधा साधा लग रहा था, लेकिन समर के होंठ हल्के से मुड़ गए। किसी शहर का प्रमुख बनने में सक्षम होना, खासकर उत्तरी सीमांत शहर जैसे सीमावर्ती शहर का, ये बताता है कि भैरव सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, भैरव सिंह ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक विक्रम सिंह के सामने सिर झुकाया। विक्रम सिंह एक अथाह आभा के साथ मुख्य सीट पर बैठे थे, उनकी नज़रें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उन्होंने मुस्कुराते हुए नगर प्रमुख भैरव पर बहुत कम ध्यान दिया। वहां मौजूद किसी को भी विक्रम सिंह का ये रवैया बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह हमेशा से ही इतने ठंडे और रूखे स्वभाव के थे। नगर प्रमुख भैरव ने फिर समर का अभिवादन करने की पहल की। युवा राजकुमार समर, हमें राजधानी में मिले हुए बहुत समय हो गया है। उस समय आप केवल 7 वर्ष के थे, लेकिन अब आप एक बड़े और समझदार युवा बन गए हैं। समर ने नगर प्रमुख भैरव को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी बारीकी से जांच की। समर की नज़रों के नीचे नगर प्रमुख भैरव ने थोड़ा असहज महसूस किया। युवा राजकुमार, क्या आपको मेरे बारे में कुछ नापसंद है? समर ने अपनी ठुड्डी सहलाई और धीरे से कहा, मैंने सुना है कि नगर प्रमुख भैरव का एक बेटा है। नगर प्रमुख भैरव के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था। उसे बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क लकवा था और उसकी बुद्धि केवल एक 5 साल के बच्चे के स्तर की थी। हालांकि उसे खूबसूरत महिलाओं का सबसे बड़ा शौक था और उनके सामने हुए बिना वह खाना भी नहीं खा सकता था। इसीलिए नगर प्रमुख भैरव ने अग्नि पर अपनी नज़रें टिकाई थीं। नगर प्रमुख भैरव ने विक्रम सिंह और अग्नि को ध्यान से देखा। उस समय दुनिया में हर कोई विक्रम सिंह और अग्नि की शादी सगाई के बारे में जानता था। बाद में सभी को पता चल गया कि अग्नि एक बेकार इंसान बन गई थी। हर कोई जानता था कि शाही परिवार ने अग्नि को छोड़ दिया था और युवराज ने भी उसे त्याग दिया था। नगर प्रमुख भैरव ने देखा कि अग्नि के प्रति विक्रम सिंह की नज़र क्रोध से भरी हुई थी और वह तुरंत खुशी से झूम उठा। इस समय यहाँ आने के 2 कारण थे। पहला, विक्रम सिंह का पक्ष लेना, चापलूसी करना, और दूसरा, युवराज का रवैया देखना ताकि वे ये तय कर सकें कि अग्नि को शादी के लिए मजबूर किया जाए या नहीं। अभी ऐसा लग रहा था कि युवराज को अग्नि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सोचकर नगर प्रमुख भैरव चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मेरा एक बेटा है, लेकिन वह बहुत निराशाजनक है। वह बड़ा हो रहा है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, जो मेरे लिए एक वास्तविक चिंता का विषय है। समर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। तो आपको अग्नि के बारे में क्या लगता है?
जैसे ही समर ने ये कहा, सभी ने उसे सदमे में घूर कर देखा। विक्रम सिंह की आंखें और भी गहरी हो गईं। नगर प्रमुख की आंखें, हालांकि, स्पष्ट रूप से चमक उठीं। वह यहाँ विक्रम सिंह से एक निश्चित उत्तर पाने के लिए आया था। यदि विक्रम सिंह को अग्नि की परवाह नहीं है, तो वह इस खूबसूरत लड़की की शादी अपने बेवकूफ़ बेटे से करवा देगा। ये सुनकर विक्रम राठौर को लगा कि यह एक बहुत अच्छी बात है। उत्तरी शहर राठौर घराने का आखिरी सहारा है। यहीं से राठौर घराने ने अपना शक्ति आधार सत्ता शुरू किया था, इसलिए वे हमेशा से उत्तरी शहर के नगर प्रमुख के साथ गठबंधन करना चाहते थे। विक्रम राठौर के इस बार वापस आने का एक उद्देश्य उत्तरी सीमांत शहर के नगर प्रमुख से मित्रता करना भी था। तुरंत विक्रम राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, अग्नि, क्या युवा राजकुमार ने अभी नगर प्रमुख के परिवार के प्रताप और हमारी अग्नि की जोड़ी बनाने की बात की है? आपको पता है, उनके नामों को एक साथ मिला दे तो इसका अर्थ प्रतापमयी अग्नि, शानदार और चमत्कारी आग होता है। क्या शुभ संकेत है। स्वाति पहले से ही अग्नि को नापसंद करती थी और उससे डरती थी, इसलिए वह भैरव परिवार के उस मूर्ख बेटे के बारे में जानती थी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। प्रताप सिंह, मैंने ये नाम पहले सुना है। कहा जाता है कि वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर और प्रतिभाशाली है। ओह, पांचवी बहन, बधाई हो। यह एक ही वाक्य था जिसने अग्नि की शादी की पुष्टि कर दी। नगर प्रमुख भैरव शुरू में थोड़े चिंतित थे। आखिरकार अग्नि वही लड़की थी जिसके साथ विक्रम सिंह ने अपनी सगाई तोड़ दी थी। अगर उनके मन में कोई नाराजगी हुई तो क्या ये बुरी बात नहीं होगी। इसलिए उन्होंने छुपकर विक्रम सिंह को देखा। ये युवा राजकुमार हमेशा से ठंडा, तीक्ष्ण और अथाह था। उससे किसी भी अन्य भावना को समझना असंभव था। समर हमेशा से विक्रम सिंह का प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन रहा है। चूंकि उसने यह बात कही, इसका मतलब है कि विक्रम सिंह को इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये सोचकर नगर प्रमुख भैरव ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, तो बहुत से लोग इस शादी से काफी खुश हैं। बिल्कुल, विक्रम राठौर ने खुशी से कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन विरोध करेगा। आज से बेहतर कोई समय नहीं है, तो चलिए आज ही विवाह प्रमाणपत्र लिख लेते हैं। विक्रम सिंह की आंखें गहरी और अथाह थीं। नगर प्रमुख भैरव जोर से हंसे। क्या ये थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? क्या हमें राजधानी वापस जाकर बूढ़े सज्जन और घराने के मुखिया से नहीं पूछना चाहिए? राठौर घराने के वर्तमान मुखिया अग्नि के चाचा भवानी राठौर हैं, जो विक्रम राठौर के सगे पिता भी हैं। विक्रम राठौर ने नगर प्रमुख भैरव के कंधे पर हाथ रखा और चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सबसे बड़ा भाई हूं और जैसा कि कहावत है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। बड़े भाई के रूप में मैं इस शादी का फैसला ले सकता हूं। इसके अलावा महामहिम युवराज आज यहाँ मौजूद हैं। अगर महामहिम गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर कर दे तो ये कितने सम्मान की बात होगी। ये सुनकर नगर प्रमुख भैरव खुशी से झूम उठे। विक्रम राठौर के शब्द बिल्कुल वही थे जो वह सुनना चाहते थे। जब तक विक्रम सिंह गवाह के रूप में हस्ताक्षर करते हैं, तब तक चिंता की क्या बात है। अपने मूर्ख बेटे के बारे में सोचकर, जिसे एक बार देखने के बाद ही अग्नि से प्यार हो गया था, नगर प्रमुख भैरव की इच्छा हुई कि वह तुरंत अग्नि को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर दें। ये बधाई हो बहन, बधाई हो बहन। स्वाति ने अग्नि का हाथ पकड़ लिया। वह अपने उत्साह को छिपा नहीं पा रही थी। अग्नि ने मन ही मन उपहास किया। क्या इन लोगों को सच में लगता है कि उसे दबाना इतना आसान है? इससे पहले कि अग्नि कुछ बोल पाती, समर ने व्यंग्य करते हुए कहा, एक मिनट रुको। क्या युवा राजकुमार समर कुछ कहना चाहते हैं? नगर प्रमुख भैरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक बिचौलिए के रूप में, युवा राजकुमार, आप जश्न का ये जाम शराब पीने से मना नहीं कर सकते। हा हा हा। समर ने नगर प्रमुख भैरव को उसी नज़र से देखा जिस नज़र से कोई किसी मूर्ख को देखता है। उसने शुरू में सोचा था कि नगर प्रमुख भैरव बेवकूफ़ नहीं थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में इतना बड़ा मूर्ख होगा, इतना अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ़। मुझे नहीं लगता कि हम शादी की यह शराब पी पाएंगे, समर ने आधी मुस्कान, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नगर प्रमुख भैरव और विक्रम राठौर ने एक साथ पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आप, राजकुमार समर, राजधानी लौटने की योजना बना रहे हैं? समर ने विक्रम सिंह की ओर देखा। हालांकि उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन जो लोग वास्तव में विक्रम सिंह को जानते थे, वे जानते थे कि उनका मूड खराब था, और मूड खराब होने पर युवराज किसी की जान भी ले सकते थे। राजधानी वापस। समर ने अपना मुंह छुआ, अग्नि की ओर देखा और कहा कि वह सिर्फ इस खाने के लिए उत्तरी सीमांत शहर छोड़ने में हिचकिचा रहा था। वह क्या है? विक्रम राठौर ने उत्सुकता से पूछा। समर जैसे युवा राजकुमार के लिए इस मामले को एक ही शब्द में रोका जा सकता था, लेकिन उसका इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह इस दिखावा करने वाली छोटी लड़की की मदद क्यों करे? वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे कोई फायदा ना हो। समर ने अग्नि की ओर आत्मसंतुष्टि से देखा। अभी छोटी अग्नि मुसीबत में थी, वह नहीं। इसलिए वह किनारे बैठकर तमाशा देखने की योजना बना रहा था कि क्या ये लड़की 5 साल पहले की तरह ही चतुर और साधन संपन्न थी या नहीं।
हालांकि उसी क्षण अग्नि ने समर का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ खींच लिया। तुम क्या कर रही हो? एक सज्जन व्यक्ति शब्दों का इस्तेमाल करता है, हाथों का नहीं। मुझे इस तरह खींचने की कोशिश मत करो, तुम मेरी प्रतिष्ठा को कलंकित करोगी। समर ने गंभीर भाव से अग्नि को घूरा। अग्नि ने समर को उस नज़र से घूरा जैसे कोई किसी पागल को देखता है और अपनी आवाज़ धीमी की, इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद करो। जब समर ने अग्नि को उससे विनती करते हुए देखा तो वह तुरंत आत्मसंतुष्ट हो गया, अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाई और एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा। वैसे भी मेरी तो ज़बरदस्ती शादी नहीं हो रही है, हमारा क्या रिश्ता है जो मैं तुम्हारी मदद करूं? अग्नि ने शांति से कहा, क्या हम कोई सौदा करें? समर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सौदा? क्या तुम सच में ये स्वादिष्ट मसालेदार सिचुआन व्यंजन नहीं खाना चाहते? समर उछल पड़ा, किसे पसंद है वो सब खाना? तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत मत करना। ओह, तो मैं तुम्हारे लिए फिर कभी खाना नहीं बनाऊंगी। समर क्रोधित हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अग्नि ने एक भौं उठाए, अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और उसे भयंकर रूप से घूरा, देखते हैं मेरी हिम्मत कैसे नहीं होती। तुम कैसी लड़की हो, तुम इतनी असभ्य कैसे हो सकती हो? समर ने अग्नि को घूरा, तुम्हारे इस असभ्य और उग्र स्वभाव के साथ एक लकड़ी की भावहीन सुंदरी। तस्क, तुम सच में बहुत अच्छी तरह से नाटक करना जानती हो। अग्नि ने समर को झुंझलाहट से घूरा। उसके पास उससे बहस करने का समय नहीं था और उसने सीधे कहा, अगर तुम इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा मसालेदार सिचुआन खाना बनाऊंगी, वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर समर की आंखें तारों की तरह चमक उठीं और उसने जल्दी से अपने मुंह से टपकती लार पोंछी। वह लगभग सहमत ही हो गया था, लेकिन उसने फिर भी आदतन अपना सिर हिलाया। 1 बार का खाना? ऐसा कैसे हो सकता है? 3 बार का खाना? 2 बार का खाना? बस, अगर तुम नहीं मानते तो मैं खुद ही मामला संभाल लूंगी, अग्नि ने कहा और जाने के लिए मुड़ी। अरे 1 मिनट रुको। समर ने अग्नि को अपने पीछे धकेला, अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और अहंकार से आगे बढ़ा। तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? विक्रम राठौर और नगर प्रमुख भैरव ने एक दूसरे को देखा। वे सोच रहे थे कि अग्नि और युवा राजकुमार कोने में क्या कानाफूसी कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि अग्नि ने कोई चाल चली हो? हम बस अग्नि और प्रताप सिंह की शादी के बारे में बात कर रहे थे, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। अग्नि और प्रताप की शादी कब हुई? समर ने त्योरियां चढ़ाईं। मुझे क्यों नहीं पता? अभी अभी, इससे पहले कि विक्रम राठौर कुछ कह पाता, समर ने नगर प्रमुख भैरव को घूरा और कहा, क्या आप मेरे आदमी को चुराने की योजना बना रहे हैं? नगर प्रमुख भैरव की नज़रें ठिठक गईं। किसी को चुराना? आपका इससे क्या मतलब है? युवा राजकुमार? इसे अपहरण कैसे कहा जा सकता है? क्या युवा राजकुमार का इरादा 5वीं बेटी अग्नि से शादी करने का है? नगर प्रमुख भैरव के दिल की धड़कन रुक सी गई और उनकी आंखों में तनाव का भाव उभर आया। विक्रम राठौर की नज़र समर पर टिकी हुई थी। इस अग्नि की किस्मत वाकई इतनी अच्छी है? स्वाति और देवी मोहिनी ने भारी ईर्ष्या के साथ अग्नि को घूरा। उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई? विक्रम सिंह की गहरी और अथाह नज़रें भी समर पर टिकी थीं। ये सुनकर समर का शरीर कांप उठा। यह क्या बकवास है? मैं उससे शादी करूं? क्या तुम अंधे हो? नगर प्रमुख भैरव तुरंत चकरा गए। तो समर ने अपना दाहिना हाथ अग्नि के कंधे पर रखा, अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाई और आत्मसंतुष्टि से कहा, छोटी अग्नि मेरी निजी रसोइया है, मेरी अपनी फैंग्स की। मैं उसे किसी और को नहीं दूंगा। आप, नगर प्रमुख भैरव, उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं? क्या आपने मेरी राय ली थी? नगर प्रमुख भैरव, वहां मौजूद सभी लोग, वहां मौजूद किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि समर आगे आएगा और न ही यह कि वह अग्नि की रक्षा करने में इतना कड़ा रुख अपनाएगा। विक्रम राठौर ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, युवा राजकुमार, कृपया मजाक मत कीजिए। अग्नि हमारे राठौर घराने की 5वीं बेटी है, वह किसी की रसोइया कैसे हो सकती है? हमारे राठौर घराने और भैरव परिवार के बीच इस शादी पर सहमति बन चुकी है, इसलिए ये तय है। समर ने उपहास किया, आपका राठौर घराना सहमत है? क्या आपने छोटी अग्नि की राय पूछी? मेरी दीदी असहमत हैं। मेरी दीदी नगर प्रमुख के बेवकूफ़ बेटे से शादी नहीं करना चाहती। वह एक मूर्ख है, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रूप से विकलांग, लार टपकाने वाला बेवकूफ़। छोटे वीर चिल्लाया। वहां मौजूद हर व्यक्ति अवाक रह गया। हालांकि हर कोई जानता था कि नगर प्रमुख का बेटा एक मूर्ख है, लेकिन किसी ने इसे जोर से नहीं कहा था। अब जब छोटे वीर ने उसका पर्दाफाश कर दिया तो वह शायद ही इस नाटक को जारी रख सकता था। अग्नि के कुछ बोलने से पहले ही विक्रम राठौर ने कहा, हालांकि युवा मास्टर प्रताप में कुछ बौद्धिक कमियां हैं, फिर भी वह अन्य पहलुओं में बहुत अच्छा है। तो विक्रम राठौर, आप भी जानते थे कि प्रताप मानसिक रूप से ठीक नहीं है? विक्रम राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन छोटी अग्नि अब एक बेकार इंसान है जो साधना नहीं कर सकती। एक तरह से वह विकलांग है।
इसलिए इस समय उसका एकमात्र मूल्य उसका चेहरा है। भैरव परिवार में उसकी शादी होना उसके लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वह भला असहमत कैसे हो सकती है? अग्नि के कुछ बोलने से पहले ही विक्रम राठौर ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसके अलावा बड़ा भाई पिता के समान होता है। चूंकि दूसरे चाचा अब यहाँ नहीं हैं, इसलिए बड़े भाई के रूप में मैं उसकी शादी का फैसला ले सकता हूँ। उसकी राय पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अग्नि। समर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम राठौर, जो आमतौर पर उसकी चापलूसी करता था, अग्नि के सामने इतना अहंकारी हो जाएगा। ये सच में बहुत अप्रिय था। क्या हो अगर मैं इस पर आपत्ति जताने की जिद करूं? समर ने व्यंग्य किया। युवा राजकुमार, कृपया मजाक मत कीजिए। विक्रम राठौर ने एक फीकी सी मुस्कान दी। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं, समर, इसके खिलाफ हूं, पुरजोर खिलाफ हूं। मैं अपनी जान देकर इसका विरोध करूंगा। तुम तय करो कि क्या करना है। समर ने एक कुर्सी खींची और उसे विक्रम राठौर के सामने जोर से पटक दिया। वह आराम से बैठ गया, अपने पैर क्रॉस किए और उसे तुम तय करो क्या करना है वाली नज़रों से देखने लगा। भैरव जी ने विक्रम सिंह के हाव भाव पर एक नज़र डाली। उनके लिए जो चीज़ वास्तव में मायने रखती थी वह विक्रम सिंह का रवैया था। महामहिम, युवा राजकुमार ऐसे ही हैं। नगर प्रमुख भैरव ने विक्रम सिंह से आगे आकर समर को समझाने की कोशिश करने की विनती की। हालांकि विक्रम सिंह ने अपनी सुंदर तलवार जैसी बाहें उठाईं, अत्यधिक अहंकार के साथ नगर प्रमुख भैरव को नीचे की ओर देखा और तटस्थ भाव से तारांकन 5 शब्द तारांकन कहे। तुम अब यहाँ से बाहर निकल सकते हो। विक्रम सिंह के इन शब्दों को कहते ही पूरा कक्ष शांत हो गया। हर कोई विक्रम सिंह की ओर देखने लगा। भैरव सिंह आखिरकार एक नगर प्रमुख थे और वह भी उत्तरी सीमांत शहर जैसे शहर के, जो एक शक्तिशाली क्षेत्रीय अधिकारी था। फिर भी विक्रम सिंह ने वास्तव में उन्हें दफा होने बाहर जाने के लिए कह दिया था। भैरव सिंह का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक लाल और नीला हो गया, मानो उन्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। विक्रम राठौर को उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सिंह इतने अपमानजनक तरीके से पेश आएंगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। महामहिम, क्या आप अग्नि को नापसंद नहीं करते थे? इसीलिए आपने सगाई तोड़ी थी, है ना? विक्रम सिंह खड़े हो गए, उनका दाहिना हाथ उनकी पीठ के पीछे था और उन्होंने अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाई। समर। अरे! समर उत्साह से दौड़ता हुआ आया। सभी के आश्चर्य के बीच विक्रम सिंह ने उसे नहीं बुलाया, बल्कि इसके बजाय फिर से उपहास किया। उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है? आगे बढ़ो। वैसे भी समर उससे जीत नहीं सकता था। वाह! समर तुरंत खुशी से आंसुओं से भर गया। तो बॉस विक्रम उसकी इतनी रक्षा करते थे। तो बॉस विक्रम उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते थे। वह लगभग अपनी जान देकर उनका एहसान चुकाना चाहता था। वाह वाह भाई विक्रम! समर ने तारों भरी आंखों से विक्रम सिंह की चौड़ी आस्तीन को खींचा। विक्रम सिंह ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा और चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। केवल इसी क्षण नगर प्रमुख और अन्य लोगों को आम जनता के बीच युवराज के बारे में फैल रही अफवाहें याद आ गईं। युवराज के दिल में दो तरह के लोग होते हैं, उनके अपने लोग और बाकी सब। समर उनका अपना आदमी था, इसलिए उन्होंने उसकी रक्षा की। अग्नि उनकी अपनी नहीं थी, इसलिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि अग्नि ने एक अच्छी शादी खो दी या वह राठौर घराने की 5वीं बेटी से राठौर घराने की रसोया बन गई। सभी की नज़रें चुपचाप अग्नि पर टिकीं, जिनकी आंखें सहानुभूति और दया से भरी थीं। अग्नि। नगर प्रमुख ने दया भाव से अग्नि को देखा। विक्रम सिंह के सिर्फ एक वाक्य से अग्नि का दर्जा एक अमीर लड़की से घटकर एक रसोया रह गया था। वह सोच रहे थे कि उसने विक्रम सिंह को कैसे नाराज किया होगा। अगर यह बात किसी और ने कही होती तो नगर प्रमुख को लगता कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है, और अगर राजा सम्राट भी बोलते तो नगर प्रमुख कुछ शब्द कह सकते थे। लेकिन अब जब विक्रम सिंह ने खुद ये कह दिया था तो नगर प्रमुख की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह समझ गए थे कि अग्नि की किस्मत में अब पूरी जिंदगी एक रसोइया बनकर रहना ही लिखा था। ये सोचते हुए नगर प्रमुख ने तुरंत अपनी रुचि खो दी और अग्नि तथा अपने मूर्ख बेटे के लिए लंबी आह भरी। हालांकि एक चालाक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे पर फिर से मुस्कान सजा ली। महामहिम शायद इस उत्तरी शहर में कुछ और समय तक रुकेंगे, है ना? मैंने पहले ही लोगों को कमल उद्यान तैयार करने का आदेश दे दिया है। यदि महामहिम को कोई आपत्ति न हो तो क्या आप वहीं ठहरना चाहेंगे? विक्रम सिंह और उनका दल चुपचाप पहुंचा था और नगर प्रमुख उनका स्वागत नहीं कर पाए थे। अब जब उन्हें आखिरकार उनके दर्शन का अवसर मिल गया था तो वे ऐसे अच्छे अवसर को कैसे जाने दे सकते थे। ये सुनकर विक्रम राठौर तुरंत थोड़ा चिंतित महसूस करने लगे। तो नगर प्रमुख की शादी की बात तो बस एक बहाना थी, उनका असली इरादा उन्हें अपने यहाँ ले जाने का था। भैरव सिंह विक्रम सिंह की चापलूसी करना चाहते थे, लेकिन क्या विक्रम राठौर नहीं चाहते थे? वह तो एक पारिवारिक मिशन के साथ आए थे। ये सोचते हुए विक्रम राठौर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, हालांकि हमारी राठौर हवेली थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसमें एक शांत और सुंदर वातावरण की विशेषता है।
यदि महामहिम को कोई आपत्ति न हो तो आप हमारी राठौर हवेली में ठहर सकते हैं। इससे पहले कि विक्रम राठौर अपनी बात पूरी कर पाते, नगर प्रमुख ने अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, यह अनुचित है, अत्यंत अनुचित है। युवा मास्टर राठौर, आपकी राठौर हवेली कई वर्षों से जर्जर है और इसका सामान पुराना और घिसा पिटा है। यहाँ आते समय मैंने देखा कि कुछ छज्जे और छतें भी टूटी हुई हैं। हम महामहिम और अन्य लोगों को यहाँ रहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो दो लोग अभी हंस बोल रहे थे वे अचानक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भिड़ जाएंगे। विक्रम राठौर डांट खाने के बाद अवाक रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नगर प्रमुख भैरव, जो कुछ ही पल पहले मुस्कुरा रहे थे, मुंह खोलते ही इतने असभ्य हो जाएंगे। नगर प्रमुख भैरव ने मुस्कुराते हुए विक्रम सिंह के सामने हाथ जोड़े और कहा, महामहिम, उत्तरी सीमांत शहर एक दूरदराज के इलाके में स्थित है और कमल उद्यान सबसे अच्छा निवास स्थान है जिसे हम ढूंढ पा रहे हैं। यदि महामहिम को कोई आपत्ति न हो तो कृपया कमल उद्यान में पधारें और मैं आपकी उत्तम सेवा करूंगा। ये सुनकर अग्नि खुशी से झूम उठी। ठीक है, ठीक है, जल्दी कीजिए। विक्रम सिंह और अन्य लोगों के जाने के बाद वह नवचक्र कायाकल्प औषधि तैयार करने में अपना समय लगा सकती है। बिना किसी साधना के उसे बहुत परेशान किया गया है। अग्नि व्यवहारिक रूप से समर और अन्य लोगों को दरवाजे से बाहर धकेलना चाहती थी। वह यही सोच रही थी और वास्तव में उसने अनजाने में ही अपने सामने खड़े समर को धक्का दे दिया। जब उसका हाथ समर की पीठ से टकराया तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। समर मुड़ा और उसने अग्नि की चमकती हुई आंखों को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। समर ने अपनी कमर पर हाथ रखे, हा, छोटी अग्नि, तुम मुझे क्यों खींच रही हो? अगर तुम नहीं चाहती कि हम जाएं तो बस कहो, तुम इतनी ढोंग क्यों कर रही हो? अग्नि, उसने समर को कहाँ खींचा था? उसने उसे कहाँ खींचा था? वह स्पष्ट रूप से उसे धक्का दे रही थी, ठीक है, उसे दूर धकेल रही थी। जैसे ही अग्नि सफाई देने वाली थी, विक्रम सिंह की जलती हुई गहरी नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। अग्नि को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और उसका सिर सुन्न पड़ गया। अग्नि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहाँ खींचा? मैंने तो तुम्हें दूर धकेला था। समर जोर से हंसा। वह आत्ममुग्ध नार्सिसिस्टिक इंसान भला अग्नि की बात पर कैसे विश्वास करता? तुम लड़की, तुम बस कहती कुछ और हो और करती कुछ और हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? तस्क तस्क, समर ने अपना हाथ हिलाया, अग्नि को चुप रहने का इशारा किया और फिर फुर्ती से विक्रम सिंह के पास चला गया। भाई विक्रम, समर ने कुछ शब्द बुदबुदाए। विक्रम सिंह त्योरियां चढ़ा रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि वह अनिच्छुक थे। आखिर कोई भी युवराज के अथाह मन को पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। सभी ने केवल इतना देखा कि अंत में विक्रम सिंह ने हल्का सा सिर हिला दिया। ये समर विशेष रूप से खुश था। उसने एक भौं उठाए और अग्नि की ओर देखा, अब तुम खुश हो क्या? अग्नि उलझन में दिखाई दी। समर ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, नगर प्रमुख भैरव को घूरने के लिए अपना सिर घुमाया और गर्व से कहा, हम कमल उद्यान में नहीं ठहरेंगे। अपने बेटे को वहीं रहने दो। तो फिर आप? नगर प्रमुख भैरव की आंखें गहरे पछतावे से भर गईं। हम यहीं ठहरेंगे। समर ने राठौर हवेली की ओर इशारा किया, उसके लहजे में तिरस्कार झलकता था। हालांकि यह पुरानी, जर्जर और छोटी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी छोटी रसोइया को यहीं रहना है। खैर, जैसे तैसे काम चलाना ही होगा। ये सुनकर कि युवराज का दल यहीं रुकने वाला है, विक्रम राठौर और स्वाति की आंखें उत्साह से चमक उठीं और वे खुशी से भर गए। लेकिन जब अग्नि ने ये सुना तो वह तुरंत सन्न रह गई। क्या? रुकना? राठौर हवेली में रुकना? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं रह सकते। अग्नि अनायास ही चिल्ला उठी। यदि वे रुक गए तो वह नवचक्र कायाकल्प औषधि कब तैयार कर पाएगी? वह उनसे चुराए गए अमर दिव्य फल और दिव्य रस को निकालकर उसे परिष्कृत करने की हिम्मत कैसे करेगी? क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जैसा कि आपने कहा राजकुमार समर, हमारी राठौर हवेली बहुत छोटी है, बहुत जर्जर है, बहुत पुरानी है और बहुत खस्ताहाल है। यह आप जैसे विशिष्ट अतिथियों का मनोरंजन करने के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती है? इसलिए अग्नि ने निराशा में अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, कृपया यहाँ से चले जाए, जल्दी से चले जाए। हालांकि समर ने अग्नि की बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। तुम पाखंडी लड़की, बस अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी बात छिपाने की कोशिश इतनी साफ दिख रही है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अग्नि, असल में तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो, जैसे तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है। समर अपने आप में बुदबुदाया। अग्नि, तुम्हारी बहन की। समर ने विक्रम राठौर की तरफ देखा, तुम इस बात से बहुत खुश हो कि हम राठौर हवेली में रुक रहे हैं, है ना? हूँ। विक्रम राठौर ने जल्दी से सिर हिलाया। वह पागलों की तरह सिर हिला रहा था, दिल की गहराइयों से सिर हिला रहा था। समर ने अग्नि की तरफ देखा। ये होती है सामान्य प्रतिक्रिया। तुम कितनी पाखंडी हो। अग्नि, कमबख्त,
वह इसी लायक थी कि अमर दिव्य फल का दिव्य सार उससे चुरा लिया जाए। अब उसे भाई समर के प्रति कोई अपराधबोध महसूस नहीं हो रहा है। समर ने अग्नि की राय को नजरअंदाज कर दिया। नगर प्रमुख भैरव के चेहरे पर पछतावे का भाव देखकर उसने चुटकी बजाई और कहा, नगर प्रमुख भैरव, हमारे बॉस विक्रम ने अभी अभी कहा है कि वह आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपना चाहते हैं। नगर प्रमुख की आंखें तुरंत चमक उठी। युवराज की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। वह इस बात से नहीं डरते थे कि युवराज उन्हें परेशान करेंगे, बल्कि इस बात से डरते थे कि युवराज उन पर ध्यान ही नहीं देंगे। क्योंकि जब तक आप युवराज के लिए काम कर सकते हैं, तब तक आपका उनसे संपर्क रहेगा। क्या लोगों के बीच रिश्ते ऐसे ही मेल जोल से गहरे नहीं होते? बेशक, भले ही युवराज उन पर ध्यान देने से इनकार कर दें, फिर भी राजकुमार समर के करीब जाना बहुत अच्छा होगा। ये सोचते हुए नगर प्रमुख ने तुरंत सिर झुकाया और सम्मान से पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि महामहिम मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। जब ये बात उठी तो समर एक पल के लिए चुप हो गया। सबने समर की तरफ देखा और इस तरह सबने समर के चेहरे के अजीब भाव, जटिल भावनाओं और उसके अनकहे संकोच को देख लिया। युवा राजकुमार। नगर प्रमुख ने उस युवा राजकुमार को देखा जो कभी अपने दांत पीस रहा था तो कभी गुस्से में था, और उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। ऐसी कौन सी बात थी जो इस युवा राजकुमार को इतनी चिंता में डाल रही थी? हमारे लिए किसी को ढूंढो। समर ने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी नज़रें नगर प्रमुख भैरव पर टिका दीं। बस इंतजार करो। समर ने अग्नि की तरफ देखा, मेरे लिए पेन और स्याही लाओ। अग्नि ने आह भरी और सोचा, क्या उन्हें सच में लगता है कि वह कोई छोटी नौकरानी है? क्या उसे संभालना इतना आसान है? इसके अलावा जब अग्नि ने सुना कि समर को पेन और स्याही चाहिए, तो उसका दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा और उसे एक बहुत ही बुरा एहसास हुआ। लेकिन यह एहसास इतनी जल्दी से गुजर गया कि वह उसे पकड़ नहीं पाए। अग्नि अपनी जगह से नहीं हिली, लेकिन वहां ऐसे कई लोग थे जो ये काम करने के लिए उत्सुक थे। स्वाति पहले ही दौड़कर जा चुकी थी और एक पल में वापस लौट आए। जब वह वापस आए तो उसके हाथों में लिखने का ब्रश, स्याही, कागज और दवात थी। वह मुस्कुराते हुए समर के पास आए और बोली, युवा राजकुमार, आपके द्वारा मांगा गया लिखने का ब्रश, स्याही, कागज और दवात यहाँ है। समर ने मेज पर फैले हुए शिवान कागज की तरफ देखा, अपना ब्रश उठाया, उसे स्याही में डुबोया, एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वे शांत और स्थिर थीं। सर। समर के ब्रश के स्ट्रोक कभी जोरदार और शक्तिशाली होते थे तो कभी कोमल और शांत। थोड़ी ही देर में चावल के कागज पर एक दुबली पतली आकृति उभर आए। जब अग्नि ने उस आकृति को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसके शरीर का सारा खून उसके सिर की तरफ दौड़ गया। समर ने 3 मिनट में एक साधारण सा पोर्ट्रेट चित्र पूरा कर लिया और अपने हाथ के एक झटके से स्याही पूरी तरह सूख गई। उसने वह पेंटिंग नगर प्रमुख की तरफ उछाल दी और अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो वह बदतमीज या बदसूरत लड़की इस समय उत्तरी सीमांत शहर में ही है। अपने आदमियों को लो और उसे यहाँ खींच लाओ। अग्नि ने समर को एक असहनीय नज़रों से देखा। नगर प्रमुख भैरव ने चित्र को पकड़ा, उस पर कुछ बार नज़र डाली और फिर एक पल सोचने के बाद कहा, ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। समर ने व्यंग्य किया, न केवल वह बदसूरत है बल्कि उसका दिल उससे भी ज्यादा बदसूरत है। एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समर ने डिस्प्ले से लापरवाही से एक पत्थर उठाया, फिर उसे जोर से दबाया और वह पत्थर धूल बनकर बिखर गया। अग्नि ने समर की उंगलियों से फिसलती हुई पत्थर की धूल को देखा और उसका दिल जोर से धक धक करने लगा। नगर प्रमुख भैरव ने सावधानी से स्क्रॉल को लपेटा, उसे अपनी आस्तीन में खिसकाया और समर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। युवा राजकुमार, कृपया आश्वस्त रहें, यह विनम्र अधिकारी जल्द से जल्द चित्र में दिख रही इस लड़की को ढूंढ निकालेगा और उसे न्याय के कटघरे में लाएगा। समर, बस मुझे नहीं पता। नगर प्रमुख भैरव एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर भी पूछा, बस मुझे नहीं पता कि इस महिला का नाम क्या है या उसने कौन सा अपराध किया है। यदि हमें और अधिक विवरण पता चल जाएं, तो मुझे विश्वास है कि उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। समर ने अपने दांत पीसे, इस कमीनी का नाम क्या है? हे! अग्नि के दिल की धड़कन रुक गई। बुरी बात है, जब वह समर से मिली थी तो वह बहुत लापरवाह थी और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, इसलिए उसने लापरवाही से अपना नाम छोटी अग्नि बता दिया था। छोटी अग्नि, दोनों नाम कितने मिलते जुलते हैं। अगर समर इस बारे में सोचे तो वह शायद इसे उससे जोड़ सकता है। सब खत्म। ये वाकई अंत है। अगर समर को ये पता चल जाता कि जिस बदसूरत लड़की ने उनसे अमर दिव्य फल चुराया था और उन्हें मूर्ख बनाया था वह वही है, तो अग्नि उस गुस्से की कल्पना भी नहीं कर सकती थी जो समर पर भड़क उठता। अग्नि अत्यधिक घबराई हुई थी। हालांकि समर ने उपहास किया, तुम्हें उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं है। वह नाम बिल्कुल भी उसका असली नाम नहीं लगता।
उसने स्पष्ट रूप से कभी भी पहले अपने असली नाम का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया था। और समर ने उपहास जारी रखा, उस लड़की ने हमसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ चुराई है। वह एक नीच छोटी चोर है। इसे याद रखो, हमें इस छोटी चोर को जिंदा पकड़ना होगा। मैं उसकी खाल उतार दूंगा और उसे मौत के मुंह तक तड़पाऊंगा। समर के गंभीर भाव को देखकर अग्नि ने चुपचाप एक कदम पीछे हटा लिया। नगर प्रमुख भैरव ने एक बार फिर विक्रम सिंह की तरफ देखा और फिर एक फीकी सी मुस्कान दी। यह मामला शायद मुश्किल होगा युवा राजकुमार, आपकी तरफ से चीजें चुराने में सक्षम होना, खासकर तब जब युवराज विक्रम सिंह अभी भी आसपास हैं। उस छोटी चोर में कितनी ताकत होगी, वह कितनी दुर्दांत शक्तिशाली होगी। हमारे उत्तरी सीमांत शहर के सैन्य उपकरणों और सैनिकों के साथ मुझे डर है कि हम लाचार हैं। नगर प्रमुख की बात सुनने के बाद समर की भावनाएं बहुत जटिल थीं। वह सभी को ये कैसे बताता कि अमरफल चुराने वाली छोटी चोर सिर्फ एक निकम्मी बेकार लड़की थी, बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के एक निकम्मी। वह ऐसा कैसे कह सकता था? लेकिन नगर प्रमुख यह नहीं जानते थे। वह लगातार पूछते रहे, वह छोटी चोर आखिर कितनी ताकतवर है? मुझे उम्मीद है कि युवा राजकुमार मुझे बता सकते हैं। समर का चेहरा पहले पीला पड़ा और फिर गुस्से से लाल हो गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति समर को घूर रहा था। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन था जो विक्रम सिंह की मौजूदगी में भी उनके खजाने चुरा सकता था। वह कितना शक्तिशाली रहा होगा? तो उसकी ताकत निश्चित रूप से एक स्पिरिट मास्टर की तो नहीं होगी, है ना? तो क्या वह एक स्पिरिट से एक मास्टर है, या शायद एक स्पिरिट वेनरेबल? नगर प्रमुख भैरव ने सदमे में चिल्लाकर पूछा। एक छोटी नेवले की तरह अग्नि ने छुपकर समर की तरफ झांका। समर, उसने एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी। उसका चेहरा फड़कने लगा। वह नगर प्रमुख भैरव को ये कैसे बताता कि वह छोटी चोर एक पूरी तरह से बेकार लड़की थी, यहाँ तक कि पहले स्तर की स्पिरिट मास्टर भी नहीं थी। एक नंबर की नकारा। अग्नि वहीं खड़ी रही और चुपकर समर को देखने लगी। वह देखना चाहती थी कि समर में सच बोलने की हिम्मत कैसे होती है। समर ने अधीरता से नगर प्रमुख भैरव को घूरा। तुम इतने लंबे चौड़े भाषण क्यों दे रहे हो? मैंने तुमसे जाने को कहा है, तो तुम जा क्यों नहीं रहे हो? नगर प्रमुख भैरव ने विक्रम सिंह की तरफ देखा और ये देखकर कि विक्रम सिंह ने कुछ नहीं कहा, वह केवल असहाय होकर आह भर सके और चुपचाप वहां से चले गए। समर मुड़ा और उसने अग्नि की तरफ देखा। हम कुछ समय के लिए यहीं रुकने वाले हैं, क्या अब तुम खुश हो? अग्नि, कौन खुश है? समर, ये फिर वही कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अग्नि, असली खुश तो स्वाति थी, जो शर्माते हुए अपने बालों से खेल रही थी और कभी कभार अपनी नजरें उठाकर विक्रम सिंह को देख रही थी। युवराज ने कमल उद्यान को छोड़ दिया और इसके बजाय इस जर्जर राठौर हवेली में रुक गए। ये निश्चित रूप से उसी के लिए होगा, है ना? तो वास्तव में युवराज की भावनाएं उसके लिए। ओ प्रिय, मैं बहुत शर्मा रही हूँ। ये सोचते हुए स्वाति का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्माते हुए अपनी आंखें झुका लीं। समर ने स्वाति की तरफ उलझन में देखा। यह महिला क्या कर रही थी? एक मिनट पहले उसका चेहरा लाल हो रहा था और अगले ही पल वह शर्माते हुए उनके बॉस विक्रम को देख रही थी। ये वाकई बहुत अजीब था। समर के पास स्वाति पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने सिर्फ अग्नि को घूरा और उसे जल्दी करने के लिए कहा, जल्दी करो। क्या? अग्नि उलझन में दिखाई दी। ये जानने के बाद कि वे यहीं रुकने वाले हैं, अग्नि का तो जैसे मानसिक संतुलन ही बिगड़ने वाला था। वह और क्या सोच सकती थी? जाओ, हमारे लिए कमरा तैयार करो, बिस्तर लगाओ और चादरें तह करो। तुम ये सब क्यों नहीं कर रही हो? समर झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाने ही वाला था। विक्रम राठौर ने जल्दी से कहा, युवा राजकुमार, कृपया आश्वस्त रहें। हालांकि यह पुराना घर बाहर से थोड़ा पुराना दिखता है, लेकिन अंदर का सामान अभी भी अच्छी स्थिति में है। जहां तक बिस्तर लगाने और रजाई तह करने की बात है, आपकी सेवा के लिए स्वाभाविक रूप से नौकरानी और दाइयां मौजूद हैं। स्वाति की आंखें वसंत जैसी कामुक चमक से भर गईं और उसका चेहरा असीम शर्म से भर गया। जैसे ही वह ये कहने वाली थी कि वह जाकर युवराज के लिए कमरा तैयार करेगी, समर ने व्यंग्य किया, मैं अपनी छोटी रसोइया से कमरा तैयार करवाऊंगा। तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। अग्नि, जल्दी करो और जाओ। अग्नि ने अपनी कमर पर हाथ रखे और समर को घूरा। क्या तुम मुझे हुक्म चला रहे हो? तुम्हें हुक्म चलाने में क्या हर्ज है? तुम मेरी छोटी रसोइया हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अग्नि द्वारा घूरे जाने के बाद समर का रौब तुरंत कम हो गया। वह हकलाया, तुम क्या कर रही हो? छोटी रसोइया। अग्नि ने तंज कसा और एक कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही अग्नि आगे बढ़ी, समर अनजाने में पीछे हट गया। उसे घूरते हुए बोला, तुम दूर रहो। अग्नि ने व्यंग्य किया, तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई कमजोर हूं, है ना? समर, अगर तुम यहां रुकना चाहते हो तो खुद रुको। अगर तुम अपना कमरा साफ करना चाहते हो तो खुद साफ करो। मुझे ये बकवास मत सुनाओ।
ये कहने के बाद अग्नि ने अपने बाएं हाथ से अपनी सुंदर माँ का हाथ पकड़ा और अपने दाहिने हाथ से अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा, अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और वहां से चली गई। समर ने अग्नि के जाते हुए गुस्से में दूर जाते शरीर को अविश्वास से देखा। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने 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 मुझ पर रोब जमाया। वह बस ऐसे ही चली गई। वह मेरी छोटी रसोया है। शौर्य ने समर की तरफ देखा। वह अग्नि है। तो क्या हुआ अगर वह अग्नि है? उसने असल में मुझ पर अपना गुस्सा निकाला। समर ने यह जताते हुए कहा कि उसे चोट पहुंची है। शौर्य ने अग्नि के जाते हुए शरीर को देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा का एक भाव उभर आया। यह है असली अग्नि। देखो वह कितनी गुस्से में है। समर के मन में अभी भी गुस्सा सुलग रहा था। उसने अग्नि की पीठ की तरफ इशारा किया और सभी से शिकायत की। उसने मुझ पर रोब जमाया। कक्ष में आओ, विक्रम राठौर ने आह भरी। मैं आमतौर पर सोचता था कि राजकुमार समर बहुत अहंकारी और दूर रहने वाला है, लेकिन अभी वह एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा है जो बहस हार गया है और किसी बड़े से शिकायत कर रहा है। क्या ये बहुत बचकानी हरकत नहीं है? हालांकि विक्रम सिंह और शौर्य बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे, मानो वे इसके आदी हो चुके हों। विक्रम राठौर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अग्नि की पीठ को देखा, उसकी आंखें गहरी हो गई हैं। वे पहले से ही बेकार हैं, फिर भी वे नखरे दिखाने की हिम्मत रखते हैं। शुक्र है कि युवा राजकुमार का स्वभाव अच्छा है। अगर उसने युवराज को नाराज कर दिया होता। ये सोचते हुए विक्रम राठौर को लगा कि बड़े भाई के रूप में उसे अग्नि से एक अच्छी बातचीत करनी चाहिए। अग्नि ने अपनी सुंदर माँ और छोटे भाई को आंगन से बाहर निकाला। सुंदर माँ बहुत ही बेपरवाह स्वभाव की थीं। उन्होंने अग्नि की तरफ हाथ हिलाया और झपकी लेने के लिए सीधे अपने कमरे में वापस चली गईं, जिससे उनकी मासूम और बेफिक्र फितरत का पता चलता था। छोटा वीर लगातार अग्नि को खींच रहा था और कह रहा था, दीदी। अग्नि ने एक भौं उठाए। दीदी, आप अभी बहुत कूल थीं। छोटे वीर ने अंगूठा दिखाया। वह युवा राजकुमार हैं और आपने असल में उन पर चिल्ला दिया। उनका चेहरा हरा पड़ गया था। अग्नि ने आह भरी। अगर हम उन्हें गुस्सा दिलाकर यहाँ से भगा सकें तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। छोटा वीर ने मुंह फुलाया। बिल्कुल, वे हमारे घर क्यों रुकना चाहते हैं? जब मेरी दीदी खाना बनाएंगी तो क्या वे सब वहाँ नहीं होंगे? छोटा वीर एक ऐसा बच्चा है जिसे अपने खाने से बहुत लगाव है। जब भी वह सोचता है कि उसका खाना हर कोई खा रहा है तो उसका चेहरा भाप में पके हुए मंतोबंद की तरह फूल जाता है और वह बहुत चिंतित हो जाता है। अग्नि ने झुंझलाहट में उसकी कनपटी पर उंगली मारी। बेवकूफ़ लड़का। अग्नि अच्छी तरह जानती थी कि इस समय उसका सबसे महत्वपूर्ण काम साधना शुरू करने के लिए नवचक्र कायाकल्प औषधि तैयार करना था। यदि उसका शरीर बेकार ही रहा तो उसकी कभी कोई आवाज़ अतुलनीय स्थिति नहीं होगी। ये सोचते हुए अग्नि ने आसमान की तरफ देखा। दोपहर का समय था और सूरज तेज चमक रहा था। अग्नि ने छोटे वीर के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और फिर छोटे वीर के कंधे थपथपाए। अगर वे पूछें तो याद रखना। छोटे वीर ने अपने गोल मटोल चेहरे के साथ गंभीरता से सिर हिलाया। निर्देश देने के बाद अग्नि ने दौड़ते हुए शुरुआत की। अपने दाहिने हाथ को दीवार पर टिकाया और ऊंची दीवार पर छलांग लगा दी। अगले ही पल उसकी हल्की सी आकृति छोटे वीर की नज़रों से ओझल हो गई। दीवार फांदकर अग्नि हल्के से जमीन पर उतरी। उसने ध्यान से सुना और जब उसे कोई अन्य आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। विक्रम सिंह और उनका दल राठौर हवेली में रुक रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वह बाहर जा सकती है। ऐसा तो नहीं है कि राठौर हवेली ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां अल्कमी औषधि निर्माण भट्टी है। बूढ़े बाबा के यहाँ का अल्केमिस्ट औषधि निर्माता उनके अल्कमी कक्ष से कहीं बेहतर है। बूढ़े बाबा उत्तरी शहर के सबसे कुशल अल्केमिस्ट हैं और पूरे जुनूबी साम्राज्य में प्रसिद्ध हैं। अग्नि को अपने अल्कमी कौशल पर इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि उसका अल्कमी कौशल प्रसिद्ध बूढ़े बाबा से भी बेहतर था। तर्क के अनुसार इतने अजीब स्वभाव वाले अल्केमिस्ट आमतौर पर एकांत में रहते हैं, लेकिन बूढ़े बाबा अलग हैं। वे उत्तरी शहर के सबसे व्यस्त इलाके में रहते हैं। ये ठीक चुंगशियांगलो के बगल में है। जब भी अग्नि आती थी तो कॉस्मेटिक्स प्रसाधन सामग्री की तेज गदगद गंध के कारण उसे अपनी नाक बंद करनी पड़ती थी। ओह मेरी छोटी लड़की, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मेरे साथ अल्कमी कक्ष में आओ। जैसे ही अग्नि अंदर घुसी, खुरदरे लिनन के कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने बाहर आकर अग्नि का हाथ पकड़ लिया। अग्नि कुछ समझ पाती उससे पहले ही बूढ़े बाबा ने अधीर होकर कहा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कुछ दिन पहले हमारे सामने एक बहुत मुश्किल समस्या आ गई थी। अगर तुम जल्दी न आती तो ये बूढ़ा आदमी खुद तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर आ जाता। आओ आओ। कौन सोच सकता था कि जल्द छोटी इस बूढ़े आदमी की प्रतिष्ठा पूरे जुनूबी साम्राज्य में सबसे ऊंची थी, वह अग्नि के सामने इतने विनम्र स्वभाव से पेश आएगा। अग्नि को बूढ़े बाबा के अल्कमी कक्ष का इस्तेमाल करना था, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गई। जैसे ही दोनों कमरे में प्रवेश करने वाले थे, अचानक बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी।
बूढ़े बाबा के घर में एक बूढ़े हाउसकीपर गृह प्रबंधक के अलावा और कोई नहीं था जो उनकी दैनिक जीवन की देखभाल करता था। बूढ़े दीवान ने अंदर आकर सूचना दी, नगर प्रमुख आ गए हैं श्रीमान, जरा देखिए। अग्नि की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। नगर प्रमुख भैरव। बूढ़े बाबा ने अपनी भौहें चढ़ाईं और अग्नि से शिकायत की, यह नगर प्रमुख सच में बहुत परेशान करने वाला है। वह हर कुछ दिनों में मेरी जगह पर आ जाता है, लेकिन उसके पास कहने के लिए कभी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती। क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? वह उस समय में कुछ और क्यों नहीं कर सकता? अग्नि ने अपना मुंह ढक लिया और फीकी हंसी हंसने लगी। बूढ़े बाबा, कभी कभी आप भी सच में एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। नगर प्रमुख भैरव उत्तरी सीमांत शहर के नगर प्रमुख हैं। दूसरों की नज़रों में नगर प्रमुख का दर्जा अत्यधिक ऊंचा होता है और उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आना कितने सम्मान की बात होगी। लेकिन बूढ़े बाबा इससे बेहद विरक्त परेशान थे। अग्नि ने मुस्कुराते हुए कहा, नगर प्रमुख भैरव, शायद आप अपने बेटे की बीमारी की वजह से ही यहाँ आए हैं, है ना? बूढ़े बाबा ने अग्नि की तरफ देखा और कहा, मुझे बताओ, क्या तुम एक निर्लज बच्ची नहीं हो? अग्नि ने एक भौं उठाई, मैं एक कानून का पालन करने वाली, कोमल, दयालु, मासूम और सीधी सादी अच्छी लड़की हूँ। श्री बाबा, कृपया मुझ पर झूठे आरोप न लगाएं। बूढ़े बाबा ने झुंझलाहट के साथ अग्नि की तरफ देखा। तुम्हारे पास एक मासूम, शुद्ध, हानिरहित और प्यारी सी छोटी लड़की का चेहरा है। अगर कोई वास्तव में तुम्हारे चेहरे पर भरोसा कर लेता है तो उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि उसने तुम्हारे हाथों कैसे मौत की सजा पाई। तुम सबसे चतुर और धोखेबाज लड़की हो। अग्नि ने अपनी कमर पर हाथ रखे, वह मानने को तैयार नहीं थी, कदापि नहीं। क्या? अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताओ, भैरव परिवार का बेटा इतना मूर्ख पैदा नहीं हुआ था। वह इतना मूर्ख कैसे बन गया? क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखती हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? बूढ़े बाबा ने चिढ़ते हुए कहा, वह बच्चा हवस वासना में अंधा हो गया था और उसने तुम पर अपनी नज़रें डालने की हिम्मत की थी। ये समझ में आता है कि तुमने उसे सबक सिखाया। हालांकि साम्राज्य में योग्य लोगों की कमी नहीं है। ऐसे 2-3 लोग हैं जिनका अलकमी स्तर मेरे जितना ही है। क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकती हो कि नगर प्रमुख भैरव को कभी भी उनसे मदद नहीं मांगनी पड़ेगी? अग्नि की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। 5 साल पहले घराने की दूसरी शाखा को इस उत्तरी सीमांत शहर में बेसहारा छोड़ दिया गया था। परिवार के तीनों सदस्य केवल महिलाएं और बच्चे थे। सुंदर माँ, जिन्हें जुनवू साम्राज्य की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता था, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट कर दी गई थी, और एक मासूम तथा हानिरहित छोटा भाई। उन सभी के माथे पर 3 शब्द लिखे हुए थे, आसानी से सताए जाने योग्य। उस समय प्रताप सिंह प्रकट हुआ था और उसने खूनी तथा क्रूर तरीकों से अग्नि पर दबाव और प्रलोभन का इस्तेमाल किया था, जिसे देखकर लोगों का गला घोंटने का मन करे। इसी वजह से अग्नि ने चुपचाप कड़े कदम उठाए और प्रताप सिंह को एक मूर्ख बना दिया। हालांकि अग्नि के अलावा इस बात के बारे में कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि बूढ़े बाबा भी नहीं, जो केवल अंदाजा लगा रहे थे। यदि नगर प्रमुख भैरव को यह पता चल जाए कि उनके बेटे को पागल बनाने वाली खलनायिका कोई और नहीं बल्कि अग्नि पूरी तरह से मासूम और सीधी सादी लग रही थी, भले ही नगर प्रमुख उनसे मदद के लिए भीख मांगे, तो क्या हुआ? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ढोंग करती रहो। बूढ़े बाबा ने झुंझलाहट के साथ अग्नि की तरफ देखा। गुरुजी, बूढ़े दीवान ने साइड से याद दिलाते हुए फुसफुसाया। बूढ़े बाबा ने अधीर होकर अपना हाथ हिलाया, चूंकि उसे इंतजार करना पसंद है तो उसे बाहर इंतजार करने दो। उससे कह दो कि तुम्हारा गुरु औषधि तैयार कर रहा है और किसी को भी खलल डालने की अनुमति नहीं है। बात करते हुए बूढ़े बाबा ने अग्नि को अलकमी कक्ष, औषधि निर्माण कक्ष की तरफ खींचा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने उस प्राचीन औषधि के नुस्खे का बहुत सावधानी से अध्ययन किया है जो तुमने पीछे छोड़ी थी। ये सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन अभ्यास में अभी भी कुछ समस्याएं हैं। मैंने तुम्हारे निर्देशों के अनुसार अनुपात और आंच को ध्यान में रखते हुए स्टारडिमोन ग्रास्प मिलाई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि समस्या कहाँ है। चलो अंदर चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। यदि इस महाद्वीप में वास्तव में कोई युद्ध कला का दीवाना है तो बूढ़े बाबा निश्चित रूप से औषधि अलकमी के दीवाने हैं। उनके भव्य औषधि निर्माण के प्रयासों के सामने बाकी हर इंसान और चीज़ का स्थान दूसरे नंबर पर आ जाता है। दीवान ने अपने गुरु को मिस अग्नि से ईमानदारी से सलाह लेते हुए देखा और खुद को कड़वी मुस्कान रोकने से नहीं रोक पाया। यदि यह बात बाहर फैल जाती तो कौन इस बात पर विश्वास करेगा कि कुलीन और एकांतप्रिय अल्केमिस्ट मास्टर बा मिस अग्नि से सलाह ले रहे हैं, जिन्हें एक समय पर बेकार समझा जाता था? कौन इस बात पर विश्वास करेगा कि राठौर घराने की 5वीं बेटी ने न केवल इसे शांत भाव से स्वीकार किया, बल्कि बेपरवाही से कुछ ऐसी तकनीकी बातें भी बोल दी जिन्हें समझना मुश्किल था? और फिर मास्टर बा ने कितनी ध्यान से उनकी बात सुनी और ऐसे विचार करते हुए सिर हिलाया मानो उन्हें कोई शिक्षा दी जा रही हो। ये दृश्य बस बहुत अजीब लग रहा था।
बूढ़े दीवान ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि नगर प्रमुख भैरों को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। बाजीन को परेशान करने वाली समस्या कठिन नहीं थी। अग्नि द्वारा कुछ संकेत देने के बाद बाजीन को तुरंत सब समझ आ गया। तो तुम जानती हो कि तुम्हें 8 स्टार ग्रास से रेशे हटाने होंगे। शुक्र है कि तुमने मुझे याद दिला दिया। बूढ़े बाबा ने उत्साह से अग्नि के दुबले पतले कंधे को थपथपाया। तुम छोटी शैतान, इतनी कम उम्र में तुम इतना सब कैसे जानती हो? अपनी पूरी समझ में कौन सोचेगा कि 8 स्टार ग्रास से रेशे हटाने होते हैं? अग्नि ने गर्व से अपना छोटा सा सीना फुलाया। आखिरकार उसके पास पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली और सुंदर गुरु थे। उसके सुंदर गुरु बहुत कुछ जानते थे, केवल औषधि निर्माण ही नहीं। अचानक सब कुछ समझ आ जाने के बाद बाबा ने अपने सिद्धांत को अभ्यास में लाने की तैयारी की और अग्नि द्वारा दिए गए प्राचीन औषधि नुस्खे, ताकत बढ़ाने वाले पोषण औषधि को तैयार करने लगे। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। गुरुजी, गुरुजी! ये फिर से बूढ़े हाउसकीपर की आवाज़ थी। बूढ़े बाबा इतने गुस्से में थे कि जैसे वह किसी की जान ले लेंगे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि जब वह औषधि तैयार कर रहे हों तो किसी को भी खलल डालने की अनुमति नहीं है? अग्नि ने अचानक कहा, बूढ़े दीवान आपका स्वभाव जानते हैं, फिर भी वे आपसे मिलने आए हैं। जरूर कोई खास बात होगी। आप जाकर क्यों नहीं देखते? वरना अगर बीच में खलल पड़ा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बूढ़े बाबा अभी भी अनिच्छुक थे। उन्हें आखिरकार जवाब मिल गया था, इसलिए वे अलकमी भट्टी को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे। दरवाजा खुला और बूढ़े दीवान लंबे डग भरते हुए अंदर आए और उन्होंने बूढ़े बाबा के कान में कुछ फुसफुसाया। बूढ़े बाबा ने अपनी बाहें सिकुड़ी, एक लंबी आह भरी, उस सफ़ेद चोले को उतारा जिसे वे केवल औषधि बनाते समय ही पहनते थे, उसे बूढ़े दीवान की तरफ उछाला और बिना एक भी शब्द कहे वहां से चले गए। अग्नि ने बाबा के जाते हुए शरीर को देखा और उसके मन में एक संदेह उभरा। ऐसा लगता है कि यह मेहमान नगर प्रमुख भैरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि अग्नि के पास किसी और चीज़ के बारे में सोचने का समय नहीं था। बूढ़े बाबा को जाने के लिए मनाने के पीछे उसका मकसद केवल ये था कि वह उन्हें दूर कर सके ताकि वह अपनी नवचक्र कायाकल्प औषधि तैयार कर सके। धड़ाम! अग्नि ने आगे बढ़कर अलकमी कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और औषधि के बर्तन कॉलड्रॉन के पास लौटने से पहले उस पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। विशाल औषधि बर्तन पर बिल्कुल बीच में एक साफ पन्ने जैसी हरी ड्रैगन की मूर्ति का सिर है जिसका मुंह खुला हुआ है और जिससे नारंगी लाल लपटें निकल रही हैं। ड्रैगन के सिर नीचे की ओर हैं, जिनमें 4 कांस्य के सिर वाले और सफ़ेद जैद के शरीर वाले ड्रैगन हैं। छोटे ड्रैगन के सिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की चारों दिशाओं की ओर हैं, जो बादलों को बाहर निकाल रहे हैं और लपटें उगल रहे हैं। अग्नि ने सबसे ऊपरी स्तर पर नीले ड्रैगन के सिर के ऊपरी हिस्से को खोला और लगभग 1 फीट चौड़ा एक स्थान उसके सामने प्रकट हो गया।